हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, अकरेंस ऑफ मेटल से पहले वाला सारा पार्ट कर लिया था। ठीक है, तो वहाँ तक जितना भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? कौन सा मेटल है? ये हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड है, कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो इजीली कट हो जाता है नाइफ से? सोडियम। ये हो जाएगा सोडियम। थर्ड है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट के लिए? आंसर हो जाएगा सिल्वर। ये है सिल्वर। फोर्थ क्या है, डैश इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल पुअर कंडक्टर है? तो आंसर है मर्क्यूरी एंड लेड। ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो फटाफट से, इजी था वैसे ये तो फर्स्ट वाला। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। हमें मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग बताना है। तो देखो, मेलिएबल क्या होता है? जिसमें हम मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वही डक्टाइल का मतलब होता है जहाँ पे हम मेटल को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों के दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो मेलिएबल में हम क्या लिखेंगे? metals can be drawn into thin sheets। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हम गोल्ड फॉइल की बात करते हैं, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे डक्टाइल की। यहाँ पे डक्टाइल का क्या मतलब है? जिसमें मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। थिन एंड लॉन्ग वायर्स। जैसा कि आप सबको पता है और हमने क्लास में ये डिस्कस भी किया था कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। क्लियर है? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो ये हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से है ये? डक्टिलिटी की वजह से ये ऐसा हो पा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? आप सबको पता है, जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो सोडियम टॉप पे आता है। यानी कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा, इट कैचेस फायर। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम मेटल को कैरोसिन में रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कैरोसिन इज मेटल इज, कौन सा मेटल? सोडियम। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। इट एक्सप्लोड when it comes in contact with oxygen and catches fire.
fire. To avoid this type of accident, sodium kept immersed in kerosene. ठीक है, इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल को यानी कि सोडियम को केरोसिन में रख देते हैं ताकि एयर और ये जो मेटल है उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना बन पाए. ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस आयरन विद स्टीम. आयरन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, स्टीम. स्टीम क्या है, पानी ही तो है. तो यहाँ पे हो जाएगा Fe प्लस H2O. कैसा H2O, स्टीम. तो यहां से क्या बनेगा, Fe2O3. ये Fe2O3 क्या है, ये है आयरन ऑक्साइड. ठीक है, Fe2O3 प्लस H2. रिएक्शन को बैलेंस कर ले फटाफट से हम. तो यहां पे आ जाएगा 2Fe प्लस 3H2O और यहां पे भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा. देखो रिएक्शन बैलेंस है. Fe2 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2. 2 आयरन है, यहाँ पे भी 2 आयरन है, हाइड्रोजन 6 है, वहां पे भी हाइड्रोजन 6 है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन. तो ये रिएक्शन बैलेंस है. फिर क्या है, कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर. कैल्शियम और पोटाशियम को वाटर के साथ हमें रिएक्ट कराना है. तो सबसे पहले कैल्शियम का रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ. तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 आ जाएगा. यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे सिंपली हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन और 1 कैल्शियम, यानी कि ये बैलेंस है. इसी का बी पार्ट क्या है, पोटाशियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम वाटर के साथ. तो K प्लस H2O क्या बन जाएगा, KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. और साथ ही साथ क्या आएगा, वाटर बाहर आ जाएगा. बैलेंस करेंगे अगर हम, तो अभी तो बैलेंस नहीं है. ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लिकेशन. अब देखो 2 पोटाशियम है, यहाँ पे भी 2 पोटाशियम है, 4 हाइड्रोजन है और वहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन. अब रिएक्शन बैलेंस है. क्लियर है ये रिएक्शन, नोट डाउन करो इसको फटाफट से. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, samples of 4 metal A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one and the results obtained have been tabulated as follow. ये हमें दिया हुआ है A, B, C, D, हमें नहीं पता कौन सा मेटल है, कौन सा A है, कौन सा B, कौन सा C, कौन सा D. अब क्या किया है यहाँ पे, आयरन सल्फेट पे नो रिएक्शन है A का, B पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यानी कि आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. जो भी मेटल है B वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. फिर है C में नो रिएक्शन, D में नो रिएक्शन. तो ऐसे ही सारे चीज दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अब इसको देख के आप बता सकते हो, इस टेबल को देख के, कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. खुद सोचो, यहाँ पे अगर मेटल जो B है सिर्फ इसी की टेंडेंसी है आयरन को डिस्प्लेस करने की, तो यानी कि B के अलावा जो भी यहाँ पे मेटल रहे होंगे वो सारे के सारे आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, मतलब आयरन के नीचे आएंगे, यानी कि लेस रिएक्टिव होंगे. मोर रिएक्टिव कौन सा मेटल होगा यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव होगा B.
तो यहाँ पे लिख दिया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हमने बी को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड कर दिया, बी प्लस कॉपर सल्फेट, अब जब बी आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा जब वो बी के साथ रिएक्शन करेगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये व्हेन बी इज एडेड, when B is added to copper sulfate, it will displace copper from its salt, and the blue color of copper sulfate will start fade, ठीक है। and this type of reaction is known as displacement reaction. This type of reaction is known as, कौन सा रिएक्शन है, displacement reaction, and this type of reaction is known as displacement reaction. Clear? Okay. Next है arrange the metals A, B, C and D in the order of डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग क्या यानी कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो हमें पता है सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है, बी है। अब बी के बाद कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ पे सिर्फ बी डिस्प्लेस कर पा रहा है और यहाँ पे कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, ए डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा। फिर यहाँ पे आओ, इसमें नो रिएक्शन, फिर यहाँ पे सिर्फ सी डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो यहाँ पे आएगा सी और लास्ट में आ जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को लिख दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको मेटल्स आइडेंटिफाई नहीं करने, बस आपको बताना है कि कौन सा रिएक्टिव होगा, कौन सा लिस्ट रिएक्टिव होगा। इसमें एग्जैक्ट मेटल नहीं बताना आपको। क्लियर है ये क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to the reactive metals, and write the chemical reaction when iron react with dilute sulfuric acid। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जनरल रिएक्शन लिखना है। जनरल रिएक्शन क्या है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब हम किस किस का रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जब हम HCl का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है हमें प्रोडक्ट। तो आप खुद बनाओ, जब हमने केमिकल रिएक्शन देखा था और मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराया था तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा था, आप सबको पता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यही मिला था मेटल का रिएक्शन एसिड से कराने के बाद। तो यहाँ पे आएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन लिखते हैं, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। राइट अ केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद dilute H2SO4, Fe plus H2SO4 will give FeSO4 plus H2। ये बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। Fe बैलेंस है, H2 भी बैलेंस है, SO4 सारी चीजें बैलेंस है, बस आपको जनरल रिएक्शन लिखनी थी और जो इसमें इक्वेशन दे रखा है उसको हमें मेंशन करना था। डन। आयरन प्लस H2SO4 विल गिव FeSO4 प्लस H2। डन है ये क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, what would you observe when zinc is added to a solution of
आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब हम जिंक का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए, क्या जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? और ये हमें कब पता होगा? जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी, तब हम पता कर पाएंगे ना कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यानी कि यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन मेटल को। हम यहाँ पे लिखेंगे जिंक प्लस आयरन सल्फेट FeSO4, तो यहाँ से क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Fe। zinc is more reactive than iron, so it displaces iron from its salts and form जिंक सल्फेट। और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा। क्लियर? डन है ये क्वेश्चन। जिंक सल्फेट कौन से कलर का होता है? कलरलेस। ठीक है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, वहीं जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है, और ये होता है कलरलेस। क्लियर? नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हमें सिर्फ इतना देखना है कि उस एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बस उसी को हमें रिप्रेजेंट कर देना है, वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सबसे पहले बात की जा रही है सोडियम की। सोडियम का क्या हो जाएगा? Na। हमें पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281, यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा Na और एक डॉट इसके ऊपर आ जाएगा। बस डन है, इतना ही करना है। फिर आता है ऑक्सीजन। फिर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना होता है इसका? 8 है एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2 6। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमेशा हम इसको पेयर में बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के दिखा दिए। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम? 282, तो ये हो जाएगा Mg, एक डॉट और ये 2 डॉट। क्लियर है? बना दिया हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें बताना है कि Na2O और MgO इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कैसे बने। पहले क्या है? Na2O। तो हमें क्या देखना है? हमें ये पता है कि यहाँ पे 2 सोडियम है, तो एक सोडियम पे एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे सोडियम पे ये एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। इस वजह से सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, और ये किसका फॉर्मेशन बना लेगा? ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पे बन जाएगा Na पॉजिटिव, और ये बन जाएगा O2 नेगेटिव।
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, और यहां से अब हमारा फॉर्मेशन होता है Na2O का। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? MgO, यही था MgO, यस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये हो जाएगा Mg के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वहीं मैग्नीशियम को अपना इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो मैग्नीशियम अपना पूरा 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा, और यहाँ से ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या बना देगा? ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये बन जाएगा O2 नेगेटिव, और यहाँ से इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होके बन जाएगा MgO। क्लियर? सेकेंड पार्ट भी ओवर हो चुका है। अब व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? अच्छा, इसी में ही सोडियम ऑक्साइड में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? थर्ड पार्ट आयंस की अगर हम बात करें तो पहला सोडियम आयन हो जाएगा। आयंस क्या होता है? जिसपे चार्ज होता है, तो Na पॉजिटिव, ऑक्साइड यानी कि O2 नेगेटिव, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या है? Mg2 पॉजिटिव। यही सारे के सारे आयंस प्रेजेंट थे। आयंस क्या होता है? जिन पे चार्ज होता है। डन? हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग and have high melting point? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, आयनिक कंपाउंड बना कैसे है? चार्ज के फॉर्मेशन से बना है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों का कंबाइन हुआ, और जो कॉम्बिनेशन बनता है उनका, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो क्या उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है इतना कि क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? आंसर कैसे लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड इज द वन ionic compound is the one which have cation and anion। इसके पास क्या होता है? cation and anion दोनों होता है। which have cation and anion। cation means positive and negative charge, means positive and negative चार्ज। इनके पास क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। हेंस they attract each other and formed strong bond अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। अब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? हेंस दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड्स नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। this make a lots of energy or heat to break this bond। बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स वाई बस इतना ही सही है मेरे ख्याल से कि क्यों होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हमने आंसर कर दिया है।
क्लियर है? सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।